कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है मोमो आई से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी होती है क्योंकि वो एक नंबर का लीचड़ आदमी होता है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता है और जब मोमो मना कर देती है तो वो उसे लव होटल जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसके पैसे भी मोमो को ही देने पड़ेंगे। और ये बात सुन के मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक खींच कर लात मारती है, पर उसके सामने वो काफी कमजोर होती है तो वो लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। मोमो अब ये बात अपनी सहेलियों को बताती है जो कि कहती हैं कि अच्छा हुआ वो लड़का एक नंबर का लीचर था, पता नहीं मोमो ने उसमें क्या देखा था। जिस पर मोमो कहती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर केन टाकाकुरो जैसा दिखता था और उसे हट्टे कट्टे मर्द टाइप के लड़के ही पसंद आते हैं। जिस पे उसकी फ्रेंड्स कहती हैं इस तरह के लड़के तो अब दिखना ही बंद हो गए हैं। मोमो अब काफी उदास थी और सोच रही थी कि पता नहीं कब उसे केन टाकाकुरा जैसा मर्द मिलेगा। तभी उसकी नजर एक क्लास में जाती है जहाँ पे लड़के एक चश्मे वाले लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और उस पर कागज फेंक रहे होते हैं और वो बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा होता है। मोमो को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। उस लड़की के बेंच पर जाके वो बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूरने लग जाती है, जिसकी वजह से वो लोग कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब उठ के वापस क्लास से बाहर जाने लगती है और सोचती है कि वो अपना गुस्सा किस पे निकाले। तभी वो चश्मे वाला लड़का मोमो के पास आता है। उस लड़के को लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसीलिए वो उसके पास आकर बैठी थी। मोमो बोलती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है और मुझे तुम में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़का मोमो को अपनी मैगजीन के बारे में बताने लगता है कि कैसे यूएफओ और एलियन सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत हैं जिनमें यूएफओ को देखा गया है। मोमो बोलती है कि उससे नहीं लगता कि यूएफओ और एलियंस होते हैं, ना ही उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कह के मोमो जाने लगती है, लेकिन फिर भी वो लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ करने लगता है। अब मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कभी होगा। और इतना सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और उसके हाथ से जो मैगजीन होती है वो भी गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही रियलाइज हो जाता है कि शायद उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उस लड़के से सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियंस होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। और इतना सुनते ही वह लड़का हंसने लग जाता है। वो कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो क्या तुम। और इतना सुनकर मोमो उस पे भड़क जाती है। दोनों अब लड़ने लगते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं, वहीं उस लड़के का मानना है कि सिर्फ एलियंस ही असली होते हैं। उन्हें लड़ते हुए देखकर मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं और उन्हें लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल गया है और उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही थी। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाके दिखाए और अगर उसे वहाँ भूत दिखाई देता है तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। जिस पर वो लड़का भी कहता है ठीक है। मोमो उसकी बताई जगह पर जाके दिखाए और अगर उसने वहाँ एलियंस देख लिए तो मोमो को भी उसका नौकर बनना पड़ेगा और ये शर्त दोनों मंजूर कर लेते हैं। अब रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जो कि कई सालों से बंद पड़ा होता है। मोमो ने उस लड़के का निकनेम ओकारुन रख दिया होता है। ओकारुन कॉल पर मोमो को बताता है कि यह हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है। अगर वो इसकी छत पे जाएगी तो एलियंस जरूर उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मोमो पूछती है क्या तुम्हें आज तक किसी ने किडनैप किया है, जिस पर ओकारुन बोलता है कि हुआ होगा, शायद एलियंस ने उसकी मेमोरीज मिटा दी होंगी। ओकारुन की बातों से मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने खुद आज तक एलियन या यूएफओ नहीं देखा है। खैर ओकारुन भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच चुका होता है जो कि एक पुरानी टनल होती है। मोमो बताती है कि ये टनल बहुत ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। ओकारुन बोलता है कि वो इस टनल में जाकर साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा होता है और वो गाना गाते हुए अंदर जाने लगता है। ओकारुन को भी पता चल जाता है कि मोमो ने खुद भी भूत नहीं देखा है, जिस पर वो चिल्लाने लग जाता है कि जब उसने खुद भूत नहीं देखा है तो वो उन पर कैसे यकीन कर सकती है। जिस पर मोमो बताती है कि उसकी दादी असल में एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी ने पाला था क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। मोमो जब छोटी थी तब अपने सर पे हाथ रख के वो एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी। उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां तुमसे दूर रहती हैं। वो पोज बनाकर ही स्कूल में जाती थी और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे, बल्कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, जिसपे मोमो को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और वो उन्हें बुरा भला कह देती है, जिसके बाद कई दिनों तक उसने अपनी दादी से बात भी नहीं की होती है।
लेकिन बाद में मोमो को रियलाइज होता है कि उसे गुस्सा उस लड़के पर नहीं आया था जिसने उसका मजाक उड़ाया था। वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया था। असल में मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उन पर पूरा भरोसा है, इसीलिए उसे इस बात पर भी भरोसा है कि भूत होते हैं। अब वो ओकारुन से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओकारुन उसे कुछ भी नहीं बताता है और बोलता है कि इसके पीछे कोई रीजन हो ये जरूरी तो नहीं है। ओकारुन को अब टनल में खून के पंजे के निशान दिखने लग जाते हैं और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखाई देती है जो कि असल में एक भूत है। अब ओकारुन तुरंत गुफा से बाहर भागने लग जाता है। मोमो उसकी चीखें सुनकर कहती है वो भूत जरूर टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो उसे कर्स लगा देती है। ओकारुन भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन टर्बो ग्रैनी उस तक पहुंच जाती है और ओकारुन का कॉल कट जाता है। मोमो अब उसकी मदद करने के लिए यहाँ से निकलने लगती है लेकिन उसे यहाँ पे 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं जो कि असल में एलियंस होते हैं। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोइयंस हैं क्योंकि वो सर्पो प्लेनेट से आते हैं। इनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही हैं और इसीलिए ये लोग जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये भी इंसानों की तरह रिप्रोडक्शन के लिए उनके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। मोमो चिल्लाते हुए इनसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगी, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन ये एलियंस अपनी पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात मानने लग जाए। मोमो दिमागी रूप से काफी मजबूत होती है और उस पर इनकी पावर का ज्यादा असर नहीं होता। वो लोग अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले होते हैं लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लगता है। एक एलियन जब उस मोबाइल को उठाता है तो उससे जोर की लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल से एक भूत निकलकर बाहर आता है। यह भूत फिर उस एलियन को काट कर दूर फेंक देता है। ये भूत कोई और नहीं बल्कि ओकारुन होता है जिसपे टर्बो ग्रैनी का कर्स लग चुका होता है। ओकारुन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ग्रैनी उसे पजेस कर लेती है। दूसरा एलियन बोलता है कि मोबाइल से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी हमारे पास भी नहीं है, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो फिर हमें अपना केला दे दो। एलियंस अब अपनी पावर का यूज करने लगते हैं लेकिन ग्रैनी इतनी तेज होती है कि उस पूरे एलियन की शक्ति का असर उस पर नहीं होता है और वो दूसरे एलियन को भी काट कर उसका किला बाहर निकाल देती है। अब तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंकता है और बोलता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है तो चुपचाप हमें अपना केला दे दो। ओकारुन बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मैं कितने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसका कभी कोई दोस्त नहीं बने। उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उससे जरूर दोस्ती करेंगे, इसीलिए वो बचपन से ही आसमान में घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और इसी कारण से दूसरे बच्चे उससे दूर रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उसे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने के लिए आती है। वो कहता है कि तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो, लेकिन मोमो को जाने दो और उसके लिए वो मॉन्स्टर बनने के लिए भी तैयार है। और इतना कहकर ओकारुन का कर्ज फिर से उस पर हावी हो जाता है। मोमो भी चिल्लाकर कहती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकारुन पर अटैक करता है और ओकारुन तुरंत ही हार मान लेता है। मोमो बोलती है कि ये क्या बात हुई, तुम तो शुरू होते ही खत्म हो गए। एलियन अब फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगता है और कहता है कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं है। मोमो को अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मोमो को उसकी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही होती है ताकि वो हमेशा बुरी चीजों से खुद को बचा सके। लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मोमो ये कहते हुए भाग जाती है कि वो अपनी दादी से नफरत करती है और वो एक नकली स्पिरिट मीडियम है। मोमो अब सोचती है कि ये सब बातें मुझे अब क्यों याद आ रही हैं। मोमो अब ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था और अचानक उसके अंदर एक साइकिक पावर आ जाती है जिससे वो टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है। ये देख के ओकारुन भी चौंक जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर्स भी थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। मोमो अब समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्प्रेड मीडियम है। वो उन्हें थैंक यू बोलती है और उस तीसरे एलियन को एक जोर की लात मारकर काफी दूर भेज देती है जो कि इतनी पावरफुल होती है कि वो एलियन यूएफओ को तोड़कर सीधा बाहर निकल जाता है और वो यूएफओ बाहर से देखने पे एक मून की तरह लग रहा था, लेकिन ये अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। मोमो देखती है कि ओकारुन पूरी तरीके से भूत बन गया है और वो मोमो को काटने आ जाता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को ओकारुन से बाहर निकाल देती है। लेकिन ओकारुन पर अब कर्ज लग चुका होता है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने इस लड़के का केला निकाल लिया है और जब तक उसके पास उसका केला है ओकारुन
ओकरुन पर कर्ज लगा रहेगा। अगर ओकरुन इस कर्ज से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे ग्रैनी से उसकी टनल में आकर लड़ना होगा। इतना कहकर टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है। यूएफओ अब उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा के नीचे क्रैश हो जाते हैं, लेकिन मोमो ओकरुन को लेकर वहां से बाहर आ जाती है। दोनों अब गलत और सही साबित हो गए थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी होते हैं। ओकरुन को भूत ने कर्ज लगा दिया था। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकरुन अभी भी नॉर्मल है। अगर वो अपनी पावर हटा दे तो ओकरुन वापस से वैसा ही बन जाएगा, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुन के अब ओकरुन उस टनल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि यार उसे ग्रैनी को हराना है, वरना उसका केला कभी भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतार कर मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहनकर वो अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वो उसके साथ चलेगी और उसकी हेल्प भी करेगी। ये सुन के ओकरुन कहता है, तुम मेरी मदद क्यों करोगी, मैं एक लूजर हूँ। मोमो उसके कपड़े वापस करके उसके साथ चलने लगती है। ओकरुन फिर से बोलता है, फिर भी तुम ये कपड़े पहन लो, वरना मैं ठीक से फोकस नहीं कर पाऊंगा। और ये सुन के मोमो के दिल में धक धक होने लग जाती है, क्योंकि मोमो ने ये लाइन एक बार पहले भी सुनी होती है। वो अब सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकरुन बताता है कि उसका नाम केन टाकाकुरो है। मोमो मना करती है कि तुम्हारा नाम केन टाकाकुरो नहीं हो सकता है, और ओकरुन कहता है कि मानो या नहीं मानो, मेरा असली नाम तो यही है। अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे ओकरुन पे ग्रैनी का कर्ज बढ़ने लग जाता है और वो ग्रैनी बनकर मोमो से कहता है। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकरुन को उठा के दूर फेंक देती है और उसका कर्ज भी शांत कर देती है। मोमो कहती है कि हमें कुछ रूल सेट कर लेना चाहिए, तुम अपना ये नाम कभी भी नहीं बोलोगे, तुम्हें ओकरुन पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें ओकरुन कहकर बुलाऊंगी, और तुम अपना असली नाम कभी भी मेरे सामने नहीं बोलोगे। ओकरुन के पास कोई भी चारा नहीं होता है, तो वो उसके लिए भी मान जाता है। अब दोनों लोग उस गुफा तक पहुंचते उससे पहले ही सुबह हो जाती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भूत तो रात में ही बाहर निकलते हैं। मोमो अब ओकरुन को अपने घर चलने को बोलती है और वो उससे बोलती है कि वो इन कपड़ों में भूत से ज्यादा डरावना लग रहा है। दोनों अब मोमो के घर चले जाते हैं। मोमो बताती है कि उसकी दादी है, वो लड़कों के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। अब ओकरुन जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लग जाता है। ये देखकर मोमो अपनी पावर से ओकरुन को उठा के पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे वो बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक टोटका लगा रखा है, जिसमें बुरी शक्तियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकती, और क्योंकि ओकरुन शापित था तो उसे भी इसने रोक दिया था। मोमो ओकरुन को सॉरी कहती है कि उनके घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। मोमो उसको निकाल देती है और ओकरुन को वापस अंदर आने को बोलती है और कहती है कि अगर उसमें फिर से आग लग गई तो मैं फिर से तुम्हें वहीं फेंक दूंगी। ओकरुन डरते हुए गेट के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। इस बार उसे कुछ भी नहीं होता है, पर वो कहता है कि उसके पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है। मोमो अब उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर वो शायद घर पर नहीं होती है। मोमो अब ओकरुन को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट से बाहर ही खड़े होने को बोलती है, क्योंकि उसे कपड़े बदलने होते हैं। लेकिन जैसे ही ओकरुन गेट को बंद करता है उसका कर्ज हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा खोल देता है। जिसके बाद मोमो को उस पे गुस्सा आ जाता है। मोमो उसका कर्ज गायब करती है और उसे पीछे मुड़ जाने को कहती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकरुन के लिए भी कपड़े लेकर आती है, जो कि वैसे तो लड़कियों के कपड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। अब मोमो ओकरुन से पूछती है, तुम्हारा केला गायब हो चुका है ना, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने उसका केला चुरा लिया है, इसलिए वो शापित है। ये सुन के ओकरुन अपनी पैंट में चेक करता है और सच में वहाँ कुछ भी नहीं होता है। मोमो मजाक में कहती है उसे भी देखना है। ओकरुन उससे मना कर देता है, जिस पर मोमो बोलती है जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म है। ओकरुन कहता है कि क्या मतलब कुछ भी नहीं है, जगह तो है। ओकरुन अब मोमो पर भड़कने लग जाता है कि ये उसी की गलती है, उसी ने गुफा में जाने के लिए उसे चैलेंज किया था। जिस पर मोमो कहती है कि अपनी फालतू कहानी सुनाने तो मेरे पास खुद आए थे, और जिसकी वजह से दोनों ने आपस में शर्त लगा ली थी। ओकरुन बोलता है वो हमेशा से ही एक दोस्त चाहता था, तो जब मोमो उसके पास से गई तो ओकरुन ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो उसके पास बातें करने पहुंच जाता है। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। उसके जैसे लल्लू कभी भी मोमो जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकते हैं। वो माफी मांगता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है
जैसे वो उसे जानती ही नहीं है। ये सुन के मोमो बोलती है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से कुछ भी सोच लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही लोगों को अपने से दूर ढकेल देते हो। मोमो कहती है वो इसे इग्नोर नहीं करेगी। ये सुनकर ओकरुन की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मोमो उससे कहती है तुम भी कुछ बोलो, जिस पर ओकरुन कहता है तुम कितनी बदसूरत हो। मतलब यार, ओकरुन ने उसके मुंह पर उसकी बेइज्जती कर दी और इतना सुन के ही मोमो उस पर भड़क जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी इनके घर की घंटी बज जाती है और ओकरुन कहता है कि तुम्हारी दादी घर पर आ गई है, जिस पे मोमो बोलती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उनके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए, क्योंकि मोमो ने वो टोटका गेट से हटा दिया था तो कोई भूत उनके घर तक अंदर आ गया है। ओकरुन बोलता है कि अब क्या होगा, जिस पर मोमो कहती है कि वो इस टोटके को वापस लगा देगी जिससे ये भूत जल जाएगा। ओकरुन कहता है कि ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। मोमो बोलती है कि तुम कुछ देर के लिए गेट से बाहर चले जाना। ये दोनों लोग अब पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकलने लगते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए हैं, मानो जैसे रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन जाती है, यानी कि ये बाहर नहीं जा सकते हैं, और मेन गेट भी दीवार के अंदर से सील हो गया होता है। यहाँ काला धुआं फैल रहा होता है, जिससे मोमो की नाक से खून बहने लगता है और ओकरुन की भी हालत खराब हो रही होती है। और तभी इन दोनों को अपने ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया है। इतना कह के वो दोनों को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों अब चिल्लाते हुए उससे दूर भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है मुझे तुम अपना केला दे दो। दोनों लोग घर के पीछे छिप जाते हैं और मोमो कहती है ये किस तरह का भूत है, जिस पर ओकरुन बताता है कि ये भूत नहीं बल्कि एलियन है। उसके कॉलर से वो पहचान गया है कि वो एक फ्लैटबुट्स मॉन्स्टर नाम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटबुट्स शहर में देखा गया था और जापान में ये यामानाशी में देखे गए थे। ये एलियंस 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। अब मोमो को ये समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन कैसे बजा सकते हैं, जिस पर ओकरुन बताता है कि स्टडी के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओ को भी देख पाते हैं। आसान शब्दों में भूत और एलियन में कुछ तो कॉमन जरूर होता है। मोमो कहती है ये एलियन उन कल वाले एलियंस का दोस्त है और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लोग इस काले धुएं से ही मर जाएंगे जो कि वो एलियंस निकाल रहा था। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती है क्योंकि वो ओकरुन के कर्ज को दबाए हुए होती है। ओकरुन अब मोमो से कहता है तुम मेरे कर्ज को आजाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ लूंगा। मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है, जिस पे वो बोलता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता, तुम बस मुझे फिजिकल कर्ज से आजाद कर दो जिससे मेरा मानसिक संतुलन बना रहेगा। वो एलियन इन लोगों को ढूंढ लग जाता है और उन्हें फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वो अपनी पावर को अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती है। ओकरुन कहता है कि उसे ट्राई करना होगा। मोमो अब उसकी बात मान जाती है और ओकरुन अब ग्रैनी वाले कर्ज में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन इन पे एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकरुन कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकरुन बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनिमेट कैरेक्टर की तरह बात करने लगता है कि ये पावर तो कमाल की है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और अब सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई है। ओकरुन माफी मांगता है, सॉरी मैं एक अजीब लड़का हूँ, जो कि कैन टाका की फेमस लाइन है। मोमो उससे गुस्से में बोलती है ये लाइन मारना बंद करो। एलियन उनके पास आकर ओकरुन को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकरुन का शरीर अपने आप ही वहाँ से हट जाता है। अपने दांतों से उसने एलियन की उंगलियां ही काट दी होती हैं। यही ग्रैनी की असली पावर है। ओकरुन इतना तेज हो गया था कि मोमो को दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, लेकिन फिर ओकरुन अचानक ही खून की उल्टी कर देता है। वो एलियन फिर से ओकरुन पर अटैक करता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकरुन को अपनी तरफ खींच लेती है। वो मोमो से माफी मांगता है कि कर्ज की पावर को उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। इतनी स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता है। पता नहीं अब वो इस एलियन को कैसे हरा पाएंगे। अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक रेसलर की तरह लड़ रहा था, तो अगर इन्होंने उसके हाथों को जमीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करने की सोचते हैं। ओकरुन वापस कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लग जाते हैं। ओकरुन बिजली की रफ्तार से एलियन का एक पैर तोड़ देता है और मोमो भी अपनी पावर से उस एलियन को गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है। लेकिन वो एलियन अपने 2 और पैर उगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठा के जोर से दीवार में मार देता है, लेकिन फिर
फिर भी मोमो ओकरुन के कर्ज को कंट्रोल में रखती है और एलियंस को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लग जाता है, जिससे ओकरुन को उसकी चिंता होने लगती है। वो मोमो से भीख मांगता है कि वो उसका कर्ज आजाद कर दे, वरना मोमो मर जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफी गहरा छेद कर दिया था। असल में ये मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकरुन को अपने पास गड्ढे में खींच लेती है और फिर उस टोटके को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जल के खत्म हो जाता है। ये दोनों अब वापस असली दुनिया में आ जाते हैं और सब नॉर्मल हो गया था। ये दोनों अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकरुन का कर्ज अब भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता है। मोमो नोटिस करती है कि ओकरुन की हेयर स्टाइल थोड़ी बदल गई है और मोमो काफी थकने की वजह से बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकरुन का कर्ज उस पे हावी हो जाता है और वह पूरी तरीके से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ओकरुन अब मोमो की टांग उठाकर उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से ही उससे एक कील आकर टकरा जाती है और वो नदी में जा गिरता है। यह अटैक मोमो की दादी ने किया होता है। हाँ, पता चलता है कि मोमो की दादी का नाम सेइको है। सेइको को लगता है कि उसकी पोती फिर से किसी आवारा लड़के को घर ले आई है, लेकिन ये तो एक मॉन्स्टर है। टर्बो ग्रैनी अब सेइको के सामने से गायब होकर उस पर पीछे से हमला करती है, लेकिन उसके पास आते ही वो जल जाती है। सेइको बोलती है कि तुम तो सच में काफी तेज हो, लेकिन सेइको को लगा ही था कि ग्रैनी उसे पीछे से वार करेगी और उसने ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था, जिसमें वो फंस भी जाती है। ग्रैनी अपने आसपास एक सर्कल देखती है, जिससे बाहर कदम रखते ही वो जलने लग जाती है। सेइको बताती है कि अगर ग्रैनी ने वो लाइन क्रॉस की तो वो मारी जाएगी, क्योंकि उसने सर्कल के बाहर एक बैरियर सेट कर दिया है। सेइको खुद भी एक सर्कल में खड़ी होती है, जिसके अंदर एक कील ठुकी हुई होती है। अगर कील को सर्कल के अंदर ठोका जाए तो अंदर एक बैरियर बन जाता है, लेकिन अगर कील सर्कल के बाहर ठोकी जाए तो बाहर एक बैरियर बन जाता है। इसीलिए ग्रैनी सेइको को छू तक नहीं पाई थी, क्योंकि वो अपने बैरियर की प्रोटेक्शन में खड़ी थी। ग्रैनी अब सेइको को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी, तुम मुझे हमेशा कैद कर कर नहीं रख पाओगी। जिस पर सेइको कहती है, मैं तुम्हें कैद करके कहाँ रखना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हें मारना चाहती हूँ। इसके बाद सेइको अपने बेड से ग्रैनी की ताबड़तोड़ धुलाई करने लग जाती है और पेंसिल से उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है। इतने से सर्कल में ग्रैनी की स्पीड भी कम हो जाती है। ग्रैनी सेइको को घूसड़ पागड़ बुढ़िया कहती है, जिस पर सेइको कहती है कि एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को घूसड़ बुला रही है, इससे तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ग्रैनी अब सेइको से कहती है, अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ वो लड़का भी मारा जाएगा। जिस पर सेइको कहती है, उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी लोगों को वो मार देगी, भले ही वो इंसान हो या कोई और। सेइको अब उस कील को सर्कल से बाहर निकाल कर सर्कल के अंदर ठोक देती है, जिससे टर्बो ग्रैनी मरने लगती है। इसके कुछ देर बाद मोमो अपने कमरे से जाग जाती है। वो भागकर नीचे आती है तो देखती है कि उसकी दादी घर पर आ गई है और टीवी पर कार्टून देख रही हैं। साइको मोमो से पूछती है कि क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी, जिस पर मोमो बताती है कि वो नहीं, उसका एक दोस्त गया था जिसे वहाँ पर कर्ज लग गया था। पर सेइको तो मजे से टीवी देखकर हंस रही होती है। मोमो सेइको से पूछती है कि वो लड़का कहाँ है, मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। सेइको बोलती है कि अगर तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो तो मैंने उसे मार दिया है। जो सुन के मोमो चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने चश्मा पहना था। साइको मोमो को ताने मारने लगती है कि तुम तो भूतों पर विश्वास नहीं करती थी और मुझे एक ढोंगी स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। मोमो अपना सिर झुकाकर सेइको के सामने माफी मांगती है और पूछती है कि ओकरुन कहाँ पर है। साइको अब बोलती है कि श्राइन में जाकर देखो, जिसको सुनकर मोमो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि अगर ओकरुन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मोमो दौड़ते हुए श्राइन की तरफ चलने लगती है। उसे ओकरुन की याद आ रही होती है कि वो तो बस एक मामूली से लड़का था और बस दोस्त बनना चाहता था। मैंने उसे भूतिया टनल में जाने को बोला था। मोमो अब चिंता में श्राइन का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकरुन तो वहाँ पर मजे से बैठकर चावल ठूस रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ओकरुन मोमो को देखकर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि टर्बो बनकर उसने मोमो को मार दिया है। मोमो जब दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और बोलती है कि चश्मे से तुम अभी भी जिंदा हो। मोमो असल में ओकरुन के लिए बहुत डर गई थी। जिसके बाद सेइको वहाँ पे आके बताती है कि जब तक ओकरुन श्राइन के अंदर है तब तक वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो वापस से मॉन्स्टर बन जाएगा। इसके मरने की खबर सुनकर मोमो की हालत खराब हो गई थी। साइको पूछती है कि
क्या वो उस लड़के को पसंद करती है? मोमो कहती है बिल्कुल भी नहीं, टर्बो ग्रैनी ने इसका केला चुरा लिया है और जब तक उसके पास केला है इसका कर्ज नहीं हटेगा। इसकी जिम्मेदार मोमो है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। मोमो ये भी बताती है कि वो अब साइकिक पावर्स यूज कर सकती है। वो एक यूएफओ में फंस गई थी और वहाँ उसने अपनी पावर्स अनलॉक कर ली थी। ये सुन के साइको कहती है यूएफओ जैसा कुछ भी नहीं होता है। मोमो कहती है कि कल तक मैं भी यही बोला करती थी। साइको अब बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत खतरनाक है। पुराने समय में उसे 100 किलोमीटर की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर फैला हुआ था। साइको को जब पता चलता है कि ग्रैनी टनल में रहती है तो वो उसे देखने भी गई थी, लेकिन वो टनल के करीब भी नहीं जा पाई थी क्योंकि उस जगह की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। साइको अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताती है। ये वो स्पिरिट होते हैं जो कि एक ही लोकेशन पर रहती हैं और उस लोकेशन से उनका गहरा रिश्ता होता है, यानी कि वो अपने उस इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। और ऐसे ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट साइको को उस टनल के अंदर मिली थी। इसका मतलब टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट आपस में मिले हुए हैं और उससे लड़ना नामुमकिन है। इसलिए साइको मोमो को कहती है कि उस लड़के को भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाओ, लेकिन मोमो ओकरुन को बचाना चाहती है और उसकी मदद करना चाहती है। साइको फिर से मोमो को चिढ़ाने लग जाती है। साइको बताती है कि टर्बो ग्रैनी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी पड़ेगी। उसे अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है, अगर तुम उसे पकड़म पकड़ाई का चैलेंज करोगी तो वो जरूर मान जाएगी। साइको बताती है कि उस लोकेशन बेस्ट स्पिरिट का इलाका ये पूरा शहर है, तो तुम लोगों को ग्रैनी को भगाते हुए शहर के बाहर लाना होगा, तब वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी और फिर शायद तुम उससे हरा पाओगी। मोमो अब पूछती है कि जैसा बैरियर उन्होंने अपने घर पे लगाया हुआ है क्या वैसा वो टनल के बाहर नहीं लगा सकते हैं? जिस पर सेइको बताती है कि टोटके को उनकी पावर उस जगह के देवताओं से मिलती है और हर जगह के देवता अलग अलग होते हैं, तो जैसे ही सेइको अपने शहर से बाहर जाएगी वैसे ही वो उस पावर को यूज नहीं कर पाएगी। यानी कि ये शहर सेइको का इलाका है, इसीलिए ग्रैनी को हराने का एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेलना। अगर ओकरुन आज से ट्रेनिंग शुरू करे तो ग्रैनी जितना तेज तो भाग ही लेगा। ओकरुन बोलता है चलो किसी को याद तो आया कि मैं यहाँ भी हूँ। मोमो कहती है कि ओकरुन में तो बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो को हमेशा उसके पास रहना पड़ता है, तभी उसका कर्ज कंट्रोल में होगा। जिसपे सेइको ओकरुन से कहती है कि मोमो को अपने कंधे पे उठा लेना। ओकरुन कहता है कि कर्ज मोड में भी उसकी ताकत बस डबल होती है। जिसपे सेइको बोलती है कि आज से ही तुम जिम जाना शुरू कर दो और एक्सरसाइज 100 बार करो। वहीं मोमो को भी अपनी साइकिक पावर्स भी बढ़ानी होंगी, इसके अलावा वो उनकी और कोई हेल्प नहीं कर सकती हैं। साइको उन्हें सोने को बोलती हैं ताकि कल से ये ट्रेनिंग शुरू हो जाए। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ओकरुन मोमो से कहता है तुम्हारी दादी तो बहुत जवान है। ओकरुन अब मोमो से माफी मांगता है कि उस एलियन की लड़ाई में वो कुछ भी नहीं कर पाया था और मोमो को उसे बचाना पड़ा था और अगली लड़ाई में वो जरूर मोमो को बचाएगा। जिसके बाद मोमो उससे कहती है तुम कुछ भी सोच रहे हो। आगे ओकरुन श्राइन में ही सो जाता है। जिसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे सेइको टीवी पर न्यूज देख रही होती है। आगे मोमो ओकरुन के लिए चाय लेकर जाती है, लेकिन ओकरुन का तो बहुत जोर से प्रेशर बन रहा था और उसे बाथरूम में जाना होता है। लेकिन मोमो और ओकरुन के बीच में अगर कोई दीवार आई या फिर दरवाजा आता है तो उसकी पावर्स काम करना बंद कर देंगी, यानी कि मोमो को ओकरुन को हगते हुए देखना पड़ेगा और वो दोनों ही ये नहीं चाहते थे। साइको मोमो से पूछती है वो उसके कर्ज को कंट्रोल कैसे कर रही है, जिसपे मोमो बताती है कि उसे ओकरुन के आसपास एक औरा दिखाई देता है। जब वो उसे अपने हाथों से दबाती है तो वो छोटा होता जाता है और इस तरीके से कर्ज काबू में रहता है। सभी में किसी न किसी तरह का औरा होता है। वो पौधों और पत्थर घर में भी होते हैं और उन्हीं औरा को पकड़कर वो इधर उधर कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक छोटे एरिया में। मोमो आगे बताती है कि जब ये पावर उसके अंदर जागी थी तब ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो बस छोटी मोटी चीजों को ही हिला सकती है। साइको अब मोमो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है कि उसे सिर्फ आंखों से ही नहीं अपनी दूसरी सेंसेस से भी ऑरा को फील करना चाहिए। मोमो ऐसा ट्राई करती है पर ओकरू ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकरू कहता है कि अब बस भी करो तुम दोनों, मुझसे अब और नहीं रह जाएगा और वो यहीं पे हक देगा। ओकरू अब किसी दूसरे घर में घुसने लगता है तो मोमो उसे मना करती है। फिर वो भागकर मोमो के घर में घुसता है और हल्का होने लगता है।
और मोमो को उसे हल्का होता हुआ देखना पड़ता है, जिसपे ओकरन को बहुत शर्म आती है। वो कहता है कि उसे जल्द से जल्द इस कर्ज से आजाद होना होगा। साइको कहती है कि जब मोमो ने पावर अनलॉक की थी वही उसकी असली पावर थी, लेकिन वो पावर अभी भी सील हो गई है और मोमो को ट्रेनिंग के साथ अपनी पावर को बढ़ाना होगा, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। अब अचानक ही मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ गई थी, जिसने साइको को फ्रीज कर दिया होता है और उसकी नाक से खून भी निकल रहा होता है। ग्रैनी मोमो से कहती है कि वो ओकरन के थ्रू उससे बात कर रही है और उसका कर्ज वायरस की तरह है, जिस भी इंसान को ओकरन ने देखा है ग्रैनी उसे तुरंत ही मार सकती है, जैसे कि मोमो की दादी। इसीलिए आज रात मोमो को ग्रैनी से मिलने के लिए उस टनल में आना होगा, नहीं तो वो ओकरन के आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी। इसके बाद ग्रैनी चली जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद साइको होश में आकर देखती है कि उसके घर में टोटका भी जल गया था। मोमो उसे सब कुछ बताती है। अब रात को जाने से पहले साइको इन दोनों को खास कपड़े पहनाती है, जो कि बुरी आत्माओं से इनकी रक्षा करेगी, लेकिन ये कपड़े थोड़े ओल्ड फैशन होते हैं। साइको मोमो को गले भी लगाती है और उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और जिंदा वापस आना। इसके बाद ये दोनों साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर ये एक ट्रेन पकड़ लेते हैं क्योंकि साइकिल से टनल तक जाने में बहुत टाइम लगेगा। मोमो टर्बो ग्रैनी पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने मोमो की दादी को मारने की धमकी दी होती है और वो मार मार के उसका भर्ता बना देगी, ऐसा मोमो कहती है। इसके बाद मोमो ट्रेन में ही कपड़े बदलकर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और अब वो टर्बो ग्रैनी से लड़ने को तैयार होती है। कुछ देर में ये दोनों टनल के सामने पहुंच जाते हैं और मोमो ओकरन को आगे चलने को कहती है, पर ओकरन बोलता है लेडीज फर्स्ट। ये दोनों ही फिर साथ में टनल के अंदर चले जाते हैं। ओकरन कहता है हमें उसे सोनो सिटी के बाहर ले जाना होगा ताकि वो अपनी लोकेशन बाउंड स्प्रिट से अलग हो जाए, फिर वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि हम लोग भी उसे आसानी से हरा देंगे। मोमो कहती है हमने उस बड़े एलियन को हराया था तो अब हम इससे भी हरा देंगे, आखिर वो एक बुढ़िया ही तो है। तभी इनकी नजर सामने जाती है जहाँ पर उन्हें ग्रैनी का बड़ा सा सर दिखता है। वो दोनों यहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ भी ग्रैनी की मुंडी थी और उसने इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। ग्रैनी अब इनके करीब आने लगती है तो मोमो अपने बैग से कुछ बेसबॉल बैट्स निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन ग्रैनी अपनी आंखों से ही उन बैट्स को खा जाती है। ओकरन अब मोमो से कहता है कि वो उसके कर्ज को आजाद कर दे ताकि वो इस ग्रैनी से लड़ सके। मोमो ऐसा ही करती है, जिससे ओकरन अपने मॉन्स्टर वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रूप में वो हमेशा ही मनहूसियत वाली बातें करता है, पर अचानक ही वो वापस इंसान बन जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। उसे ओकरन के अंदर वो भूत वाला ऑरा भी नहीं दिख रहा होता है। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैंने उसका केला लौटा दिया है, जिससे उसके अंदर अब कोई भी कर्ज नहीं है। उसे लगा नहीं था कि ओकरन उसकी पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अब वो अपनी कर्ज पावर इन्हें यूज नहीं करने देगी और दोनों को कच्चा चबा जाएगी। ग्रैनी के दोनों सर अब उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि टर्बो ग्रैनी को बहुत घमंड है तो इन्हें उसे उकसाना होगा। मोमो अब ऐसा ही करती है और कहती है कि तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है तो एक रेस हो जाए और दम है तो हमें हरा के दिखाओ। मोमो की बातें सुन ग्रैनी अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और कहती है कि उसे मोमो का चैलेंज मंजूर है। ग्रैनी कहती है उसे कोई रेस में हरा नहीं सकता है और वैसे भी वो जब चाहे तब इन दोनों को खा सकती है तो उसे कोई भी जल्दी नहीं है। मोमो ग्रैनी को रेस के रूल्स बताती है कि वो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, अगर ग्रैनी ने उन्हें पकड़ लिया तो वो जीत गई। मोमो कहती है कि ग्रैनी को 10 मिनट तक काउंट करना होगा ताकि ये दोनों आगे भाग सकें। ये नियम ग्रैनी को पूरी ईमानदारी से मानना होगा, अगर वो चीटिंग करेगी तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा। ग्रैनी कहती है कि उससे भी रूल तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। अब मोमो और ओकरन तेजी से टनल के बाहर भागने लगते हैं और ग्रैनी गिनती शुरू कर देती है। ओकरन कहता है कि अब तो हम बच जाएंगे, मोमो तुम जीनियस हो। तभी ये सुनते हैं कि ग्रैनी को ठीक से गिनती करना आती ही नहीं है, वो सीधा 1 मिनट से 3 मिनट ऐसे गिन रही होती है। वो तुरंत ही 10 मिनट से बोल देती है और अपने ही हाथों से मोमो को पकड़ कर कैद कर लेती है। इसके बाद वो ओकरन से कहती है मेरे 10 मिनट पूरे हुए हैं, अब तुम्हारी बारी है। ओकरन कहता है कि वो गिनती करने में चीट कर रही है और नियम का पालन नहीं कर रही है, जिस पर ग्रैनी बोलती है तुमने 10 मिनट तक गिनने को बोला था पर कैसे गिनना है ये नहीं बोला। वो फिर से तुरंत 10 मिनट तक पहुंच जाती है और ओकरन को भी पकड़ने लगती है। तो जान बचाने के लिए ओकरन ग्रैनी की
छाती पर काट लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। ओकरुन ग्रानी को छोड़ने का नाम नहीं लेता है और ग्रैनी को भी समझ नहीं आता कि वो ओकरुन को अपने से दूर क्यों नहीं कर पा रही है। वो समझ जाती है कि ये ओकरुन के कपड़े की वजह से हो रहा है, तो वो वापस इंसान बनकर ओकरुन को पजेस कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। ग्रैनी अब फिर से मोमो को खाने लगती है, लेकिन उसे अचानक ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे अपने हाथों से दबा रहा है। ये मोमो कर रही थी। वो ग्रैनी का ऑरा महसूस कर सकती थी और वो अपने हाथों से उसे दबा देती है और उसे ओकरुन के शरीर में सील कर देती है। ओकरुन भी मोमो को आजाद कर लेता है। तभी दीवार तोड़कर इनके सामने एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है, जो असल में वही लोकेशन बाउंड स्प्रिट होती है। वो केकड़ा सब कुछ तोड़ते हुए इनके पीछे पड़ जाता है और ये दोनों बाहर सड़क पर भागने लग जाते हैं। मोमो को दादी की बात याद आती है कि कुछ भूत केकड़े का रूप ले सकते हैं। मोमो ओकरुन से कहती है वो ट्रांसफॉर्म होके दोनों को यहाँ से निकाले। ओकरुन ऐसा ही करता है और मोमो को अपनी पीठ पर बैठाकर टर्बो स्पीड से भागने लग जाता है। ग्रैनी चिल्लाती है मेरी परमिशन के बिना मेरी पावर यूज मत करो। ओकरुन अब भागते हुए पहाड़ी से ही कूद जाता है और पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाकर आराम से लैंडिंग करने लगता है, पर तुरंत ही थक जाता है और दोनों शहर में जा गिरते हैं। वो केकड़ा भी इनके पीछे यहाँ आ जाता है और मोमो नोटिस करती है कि केकड़े पर बहुत सारे इंसानी चेहरे बने हुए हैं। ओकरुन फिर से मोमो को उठाकर भागने लग जाता है और आम जनता उन्हें देखकर हंस रही होती है, क्योंकि वो लोग केकड़े को नहीं देख पा रहे थे, जिससे मोमो को काफी शर्म आती है। ओकरुन थक गया था, जिस वजह से ओकरुन शहर से बाहर नहीं निकल पाएगा। मोमो ओकरुन को एक बिल्डिंग में जाने को बोलती है कि शायद इतनी छोटी जगह में वो केकड़ा नहीं आ पाएगा, लेकिन वो फिर भी सब तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। केकड़ा अब एक पूल वाली जगह में आकर रुक जाता है। मोमो कहती है कि ये एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह है और वो अपनी पावर से गर्म पानी के पाइप को तोड़कर केकड़े को नहला देती है। गर्म पानी से केकड़े का पूरा शरीर शून्य पड़ जाता है और वो लाल होकर रुक जाता है, जैसे उसे गर्म पानी में उबाल दिया गया हो। ये दोनों अब शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग दिखते हैं जो कि इनके पीछे लग जाते हैं। टर्बो ग्रानी बताती है कि शहर के आखिर में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है और उसने वहां आराम कर रहे भूतों से थोड़ी मदद मांगी है, जो कि इंसानों के शरीर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं। सोनो सिटी ग्रैनी का इलाका है और उन भूतों को उसकी बात सुननी पड़ती है। फिर इनके सामने केकड़ा भी आ जाता है और अब इनका बाहर निकलना नामुमकिन होता है। मोमो अब ओकरुन को टर्बो मोड में भागने को बोलती है, पर मोमो के कहने पर ओकरुन ऐसा ही करता है और टर्बो स्पीड में सबके बीच में भागने लगता है। उसका रास्ता साफ करने में मोमो उसकी मदद भी करती है। साथ ही में अपनी पावर को वो स्पाइडरमैन की तरह यूज करते हुए हवा में भी जाती है, जिससे ओकरुन की स्पीड बरकरार रहती है। तभी केकड़ा उनके सामने आता है और रास्ता ब्लॉक कर देता है, लेकिन ओकरुन बहुत फास्ट रिएक्ट करता है और केकड़े के ऊपर से कूदकर और ऊपर जंप मारता है। मोमो अपनी पावर से सब कुछ बैलेंस कर रही होती है, जिससे ओकरुन की स्पीड के साथ साथ वो केकड़े और ग्रानी से दूरी बनाकर रखे। अचानक से ओकरुन का ट्रांसफॉर्मेशन हट जाता है। दोनों लोग नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन मोमो अपनी पावर का यूज करके स्पीड स्लो कर देती है और ओकरुन अपनी टांगों से जमीन पर लैंड करता है। मोमो के ध्यान भटकने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकरुन के शरीर से बाहर निकल जाती है। मोमो कुछ कर पाती उससे पहले ही ग्रैनी अटैक कर देती है। ओकरुन ने पावर का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब ग्रैनी उस केकड़े के साथ मर्ज हो जाती है और इनसे कहती है चलो हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ, मैं 10 क्या 20 मिनट तक तुम्हारा वेट कर लूंगी, फिर भी तुम इस शहर से नहीं भाग पाओगे। मोमो कहती है कि उसे बस 1 सेकंड चाहिए और इतना कहकर वो अपने ऊपर से गुजर रही ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकरुन के साथ उसके ऊपर बैठ जाती है। टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इस ट्रेन की 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन ग्रैनी तुरंत ही इन तक पहुंच जाती है, क्योंकि ट्रेन हमेशा फुल स्पीड पर नहीं चलती, पर ग्रैनी भाग सकती है। मोमो अपनी पावर से ग्रैनी को पकड़ लेती है। असल में इन्होंने ट्रेन के पटरी पर ग्रैनी के लिए जाल बिछा कर रखा था और मोमो की दादी सेई को इनका शहर के बाहर वेट कर रही थी और उसने पटरी पर बहुत सारे टोटके लगा दिए थे। अब जैसे ही ये लोग सोनो सिटी के बाहर आते हैं, टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट का एक्सॉर्सिज्म होने लगता है। मोमो देखती है कि उस स्पिरिट में बहुत सारी लड़कियों की आत्मा निकलती है
जो अब तक उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट में कैद थी। इसके बाद ये लोग उसी टनल पर फूल चढ़ाने जाते हैं। सेइको बताती है कि ये टनल एक क्राइम करने की जगह हुआ करती थी, जहाँ छोटी लड़कियों को लाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था और मारकर यहीं फेंका जाता था। उन सब की आत्माओं से ही लोकेशन बाउंड स्पिरिट बना था और आज उन्हीं लड़कियों की आत्मा को शांति मिल गई है। टर्बो ग्रैनी ऐसी जगहों पर जाती है जहां लड़कियों की आत्माएं भटक रही हो और वो उन्हें दिलासा देती है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल जाए। मगर आत्माओं को जिंदा लोगों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे जिंदा लोगों को आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके इलाके में घुसना बदसलूकी होती है। आत्माओं और जिंदा लोगों को इसी नियम का पालन करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के इलाके में दखल न दें। खैर, टर्बो ग्रैनी को मारने की खुशी में शाम को ये लोग पार्टी करते हैं, जिसमें मोमो और उसकी दादी एक केकड़े के लिए लड़ने लगती है। ओकरन को समझ नहीं आता कि आज जो हुआ उसके बाद ये लोग केकड़े कैसे खा सकते हैं। सेइको ओकरन से पूछती है, तेरा केला तो वापस मिल गया है ना, जरा मुझे दिखा तो। जिसपे ओकरन कहता है, पागल है क्या बुढ़िया, मेरा केला मेरे पास है और मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। दादी उसके पीछे पड़ जाती है तो वो मोमो से हेल्प मांगता है। मोमो तो केकड़ा चबाने में लगी होती है। ओकरन चिल्लाते हुए भाग जाता है। खैर, ओकरन इसके बाद मोमो को गुड बाय बोलकर अपने घर जाने लगता है। दोनों अब सोचने लग जाते हैं कि क्या ये उनका हमेशा के लिए गुड बाय था, इन्होंने गुड बाय क्यों बोला। लेकिन फिर मोमो ओकरन को रोकते हुए कहती है, कल स्कूल में मिलते हैं, जो सुनकर ओकरन खुश हो जाता है। अगले दिन ओकरन स्कूल जाने में डर रहा था और सोच रहा था कि जब वो मोमो से मिलेगा तो क्या कहेगा। उसने देखा कि मोमो स्कूल के गेट पर ही खड़ी थी। ओकरन सोचता है कि शायद वो किसी और का इंतजार कर रही होगी और वो उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगता है। लेकिन मोमो सीधा उसके पास आती है और पूछती है कि वो स्कूल इतना लेट क्यों आया है, मतलब वो ओकरन का ही वेट कर रही थी। मोमो अब उससे एलियंस के बारे में काफी बातें करती है, जबकि ओकरन बस शर्मा के सुन रहा होता है। लेकिन जब ओकरन कुछ कहने वाला होता है तभी उनकी क्लास का टाइम हो जाता है। ओकरन को उसके क्लासमेट्स आज भी परेशान कर रहे थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास मोमो जैसी कमाल की दोस्त है। इधर मोमो का क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसकी सहेली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो कहीं खोई हुई होती है। उसकी सहेलियां सोचती हैं कि शायद मोमो वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, इसी वजह से वो कल स्कूल में नहीं आई थी। लेकिन मोमो असल में ओकरन से बात करने के लिए बेताब होती है क्योंकि उसे एलियंस के बारे में बातें करनी थी और सेम ओकरन भी गोस्ट को लेके बात करना चाहता था। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे और लंच ब्रेक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लंच ब्रेक होता है दोनों एक दूसरे की क्लास में जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। मोमो उसकी क्लास में पूछती है कि ओकरन कहाँ है, लेकिन ओकरन इतना धीरे मोमो के बारे में पूछता है कि किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। ओकरन अब मोमो को ढूंढने के लिए कैफेटेरिया में जाता है और मोमो उसे ढूंढने स्कूल स्टोर में जाने लगती है। दोनों ही अलग अलग जगह एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं और आखिर में हार मानकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पास बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। ओकरन सोचता है कि मोमो उसे इग्नोर कर रही है क्योंकि शायद उसे पता चल गया है कि वो कितना बोरिंग लड़का है। मोमो को ओकरन नहीं मिलता, इसलिए उसे गुस्सा आता है और फिर वो सोचती है कि ओकरन उसे अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो इतनी चिपकू है। दोनों लोग अपने अपने आप को कोसने लग जाते हैं। काफी सोचने के बाद दोनों खड़े होते हैं और अपनी अपनी क्लास में जाने लगते हैं, लेकिन अनजाने में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके कारण दोनों गलती से एक दूसरे को किस कर लेते हैं और झगड़ा करने लग जाते हैं। तब इनकी गलतफहमियां दूर होती हैं और उन्हें पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। इतने में मोमो की फ्रेंड्स उन्हें देख लेती हैं और सोचती हैं कि ये दोनों किस कर रहे थे। मोमो गुस्से में कहती है कि वो ऐसे लल्लू को कभी भी किस नहीं करेगी और ओकरन भी कहता है कि वो भी ऐसी पागल लड़की को कभी किस नहीं करेगा। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे से कभी ना बात करने की कसम खाकर अलग अलग चले जाते हैं। ओकरन बाथरूम में जाकर सोचता है उसे मोमो से लड़ना नहीं चाहिए था और वो उससे माफी मांग लेगा। तभी ओकरन नीचे देखता है और नोटिस करता है कि उसका केला तो सही सलामत है, लेकिन उसके दोनों अखरोट गायब है। इधर मोमो की क्लास में ये बात फैल जाती है कि उसने एक लड़के को किस किया है। गुस्से में मोमो सबसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी ओकरन मोमो को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और उससे इमरजेंसी बात करने के लिए बाहर बुलाता है। मोमो का उससे बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता और वो उससे यहाँ से चले जाने को कहती है। ओकरन कहता है कि उसे एक खास बात करनी है।
वो भी अकेले में। लेकिन मोमो साफ साफ मना कर देती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और फालतू की अफवाहें मत फैलाओ। मोमो उसकी एक बात सुनने को भी तैयार नहीं होती और ओकरुन सोचता है कि शायद मोमो अपनी फ्रेंड्स के सामने उससे बात करने में शर्मा रही है। निराश होकर ओकरुन वहां से चला जाता है। स्कूल छूटने के बाद ओकरुन एक लड़की से टकरा जाता है जो काफी क्यूट थी। वो ओकरुन से माफी मांगती है और उससे बात करने लगती है और ओकरुन को टच भी करती है। इससे ओकरुन शर्मा जाता है। इधर मोमो को अपनी की गई बात पर पछतावा हो रहा था। तभी वो ओकरुन को उस लड़की से बात करते हुए देख लेती है। जब वो लड़की अपनी फ्रेंड्स के सामने वहां से जाने लगती है तो मोमो उसकी बातें सुन लेती है। वो लड़की कहती है कि वो लड़का कितना बड़ा लल्लू है, मैंने उससे प्यार भरी बातें क्या कर ली, वो तो मुझ पर लट्टू हो गया होगा। मेरी जैसी क्यूट लड़की से तो उसने आज तक जिंदगी में बात भी नहीं की होगी। ये सुनकर मोमो को गुस्सा आता है और वो अपनी साइकिक पावर का यूज करके एक बर्तन उठाकर उस लड़की के सर पर मार देती है। लड़की वहीं गिर जाती है। आगे मोमो ओकरुन को पकड़ लेती है और काफी फ्रेंडली हो जाती है, जिससे वो लड़की और उसकी फ्रेंड देखें कि ओकरुन के पास एक लड़की है। रास्ते में मोमो ओकरुन से माफी मांगती है कि जब वो टकराए थे तब वो काफी गुस्सा हो गई थी, लेकिन ओकरुन का दोस्त होने में उसे कोई भी शर्म नहीं है। ये बात सुन के ओकरुन को खुशी होती है और दोनों शर्मा जाते हैं। तभी ओकरुन जोर से चिल्लाने लगता है, एक बड़ी दिक्कत हो गई है। ओकरुन कहता है कि मेरा केला तो मुझे वापस मिल गया है, लेकिन मेरे दोनों अंडे गायब है। ये सुन के मोमो ओकरुन को घर ले जाके अपनी दादी सेइको को सब कुछ बता देती है। दादी कहती है कि इसीलिए मैंने बोला था मुझे चेक करने दो, और अब तक इसने नोटिस भी नहीं किया कि इसके अंडे गायब हो गए हैं। ओकरुन थोड़ा एम्बेरस होके कहता है, केला की खुशी में मैंने ध्यान नहीं दिया। सेइको कहती है, केले की जगह पेंसिल बोला करो। ओकरुन कहता है कि थोड़ा शर्म करो। उसके बाद सेइको ओकरुन की सोल को चेक करने लगती है और मोमो से कहती है कि कोई भी एक डॉल लेकर आओ और एक पानी से भरा बर्तन भी। मोमो एक बिल्ली जैसी डॉल लेकर आती है जिस पर टोटका लगा होता है। सेइको एक झाड़ू उठाकर ओकरुन के सर पर मारने लगती है। मोमो नोटिस करती है कि जब दादी ने पहले ओकरुन को मारा था तब ओकरुन के ऑरा का कलर चेंज हो गया था। सेइको कहती है, अब अगर ऑरा का कलर दोबारा बदले तो उसे पकड़ के बाहर खींच लेना। सेइको बताती है कि ओकरुन के अंदर किसी और चीज का ऑरा है जो मोमो के साइकिक पावर से बाहर आ सकता है। जैसे ही सेइको मारती है, मोमो ऑरा को पकड़ लेती है और उसे बाहर खींच लेती है, लेकिन मोमो कहती है ये ऑरा बाहर आते ही गायब हो गया। तभी सबकी नजर उस डॉल पर जाती है जिस पर लगा हुआ टोटका जल गया होता है। अचानक वो डॉल जिंदा हो जाती है और कमरे से भागने लगती है। तीनों उस डॉल को घर में ढूंढने लग जाते हैं। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके डॉल का ऑरा सेंस कर लेती है और उसे पकड़ लेती है। जब वो लोग डॉल के पास पहुंचते हैं तो डॉल चिल्ला कर कहती है, मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगी। ओकरुन मोमो की पावर से इम्प्रेस्ड हो जाता है। मोमो और ओकरुन को कुछ भी समझ नहीं आता। सेइको से बताती है कि ये डॉल असल में टर्बो ग्रैनी है। टर्बो ग्रैनी सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि जब मैं तुम्हारे बैरियर स्पेल में जल रही थी तब लास्ट मोमेंट पर मैंने ओकरुन के शरीर में घुसकर अपनी जान बचा ली। मैं वहां छिपी रही और अपनी पावर के वापस आने का वेट कर रही थी। मैंने सोचा था कि टाइम आने पर मैं तुम्हें मार दूंगी। मोमो कहती है कि अब तुम हमारी कंट्रोल में हो, तुम हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती हो। ओकरुन टोटका दिखाते हुए उसे डराता है और अपनी बॉल वापस मांगता है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें अपनी बॉल्स कभी नहीं मिलेगी, इसीलिए अभी भी मेरा पलड़ा भारी है। टर्बो ग्रैनी ओकरुन से कहती है, जाओ किचन से एक चाकू ले आओ और इन दोनों दादी और पोती को मार डालो, तब मैं तुम्हारी बॉल्स वापस कर दूंगी। ये सुनकर ओकरुन बहुत गुस्से में आ जाता है और अचानक अपने टर्बो ग्रैनी वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि टर्बो ग्रैनी ओकरुन के बाहर है, फिर वो उसकी पावर्स को कैसे यूज कर पा रहा है। टर्बो ग्रैनी को भी कुछ समझ नहीं आता। सेइको समझाती है कि कुछ बुरी आत्माएं बहुत चिपकू होती हैं। टर्बो ग्रैनी का दिमाग का एक हिस्सा डॉल में ट्रांसफर कर चुकी है, लेकिन उसकी पावर्स अभी भी ओकरुन के अंदर ही है। डॉल सिर्फ उसका कॉन्शियस माइंड है। सेइको आगे डॉल से कहती है, मैं ही सिर्फ तुम्हें पहले जैसी कर सकती हूँ। ये सुनकर ग्रैनी समझ जाती है कि किसका पलड़ा भारी है। अब सेइको टर्बो ग्रैनी को झाड़ू से मारने लगती है
और ओकरुन वापस नॉर्मल हो जाता है। ओकरुन कहता है कि जब उसे गुस्सा आया तब वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया। मोमो टर्बो ग्रैनी से कहती है, जब मुझे पता चला कि तुम उन लड़कियों की मदद कर रही थी तो मुझे तुमसे नफरत नहीं हुई। तुम अगर ओकरुन की बॉल वापस कर दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस कर दूंगी। टर्बो ग्रैनी इस डील के लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैंने ओकरुन की बॉल्स को कहीं गिरा दिया है। ये सुनकर मोमो और ओकरुन शॉक्ड हो जाते हैं